Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 9th पार्ट। अगर आपने इससे पहले की 8 वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेरोक्सीसोम्स के बारे में। पेरोक्सीसोम्स के बारे में आपकी बुक में कुछ दिया नहीं हुआ है, बट मैं ये आपको मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते, तो उसमें मैंने पेरोक्सीसोम्स का नाम लिया था। तो इसीलिए थोड़ा जनरल जान लेते हैं कि व्हाट आर पेरोक्सीसोम्स। तो पेरोक्सीसोम्स भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट है। इनका जो मेन रोल है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, तो उन सब के ऑक्सीडेशन का काम करते हैं पेरोक्सीसोम्स। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दे कंट्रीब्यूट टू द बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स कॉल्ड प्लाज्मेलोजेंस। इसके अलावा प्लांट सेल में जो पेरोक्सीसोम्स हैं वो क्या फंक्शन कर रहे हैं? रिसाइक्लिंग द कार्बन फ्रॉम फॉस्फोग्लाइकोलेट ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो प्लांट सेल में होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान आपके पेरोक्सीसोम रिसाइकल कर रहे हैं कार्बन कंपोनेंट को फ्रॉम फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका एक अनदर बायोमोलिक्यूल है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे और हायर क्लासेस में भी आप पढ़ोगे। तो ये एक छोटा सा जनरल डिस्क्रिप्शन था पेरोक्सीसोम्स के बारे में कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। प्लांट सेल, एनिमल सेल मींस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेन रोल है ऑक्सीडेशन ऑफ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रोसोम्स के बारे में। तो सेंट्रोसोम्स आपके वो ऑर्गेनेली हैं जिनके अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। उन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। तो आप देख सकते हो कि एक सेल में यहाँ ये एक सेल डिवीजन दिखाया गया जो हम 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स भी फर्दर किससे बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से। तो जो सेंट्रोसोम है it is embedded in a matrix of protein known as pericentriolar material PCM। तो जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सर्कल, तो ये सर्कल के अंदर जो प्रोटीन कंपोनेंट है दैट इज PCM, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपके 2 सेंट्रियोल दैट इज 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपकी बुक में भी लिखा है कि पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल क्या है? विच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन शेप। तो amorphous pericentriolar material means having no definite form or shapeless। तो जो आपके सेंट्रियोल हैं which are present in the centrosome, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं और इनका जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक अ कार्टव्हील। तो ये जो आपके सेंट्रियोल हैं दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein। तो आप यहाँ जो देख रहे हो ये आपके 9 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हैं जो किससे मिलके बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये आपके 9 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से बने हैं। तो हर एक फिब्रिल बना है 3 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जो आपका स्ट्रक्चर था माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का, अगर हम उसको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा होगा आपको। तो वहां पे भी हमने देखा था बेसल बॉडी और ये सब कुछ होता है। तो आपका जो सेंट्रियोल पार्ट है, अगर आप उसको ऊपर से ऐसे विजुअलाइज करेंगे तो ये जो कार्टव्हील स्ट्रक्चर है इसमें आपको जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है दैट इज हब, और इससे आउटर पोर्शंस जो आ रहे हैं ये ब्राउन कलर्ड, इट इज स्पोक। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि जो प्रॉक्सिमल रीजन है आपका सेंट्रियोल का, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल मैंने आपको बताया था, जो बॉडी के जो पास है दैट इज प्रॉक्सिमल, डिस्टल मींस अवे फ्रॉम दैट ऑर्गन। तो ये आपका सेंट्रल पोर्शन इज प्रॉक्सिमल पोर्शन। तो वहां पे जो प्रोटीनेशियस कंपोनेंट है दैट इज हब, और उससे जो डिस्टल कंपोनेंट्स हैं जो बाहर की तरफ आ रहे हैं वो हैं आपके स्पोक्स, रेडियल स्पोक्स। तो जो आपके सेंट्रियोल्स हैं, जब एनिमल सेल डिवाइड होता है तब ये स्पिंडल फाइबर
फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंट्रोसोम है, इसके अंदर सेंट्रियोल है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये है स्पिंडल फाइबर्स। तो ये किन की हेल्प से बने हैं? आपके सेंट्रियोल की हेल्प से। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सेंट्रोसोम, तो आप लिखेंगे सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनेली है विच कंटेन्स सेंट्रियोल एंड इट हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ अ सेल भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हर चीज कंट्रोल कर रहा है जो भी सेल में हो रही है। तो आपका न्यूक्लियस वो सेल ऑर्गेनेली है विच इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है बाय बेसिक डाइज and was given the name chromatin by Fleming। तो फ्लेमिंग आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे नाम दिया था क्रोमैटिन। अब जो आपका न्यूक्लियस है, इंटरफेज न्यूक्लियस, हम सेल साइकिल में पढ़ेंगे कि आपके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इंटरफेज, माइटोसिस, जी फेज, G1 फेज, S फेज। तो उसमें से एक फेज है इंटरफेज। तो इंटरफेज में जो न्यूक्लियस ऑफ सेल है इट इज नॉट डिवाइडिंग, तो आपको इंटैक्ट न्यूक्लियस दिखेगा। और उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन मींस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन फाइबर्स, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, वो प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स हैं। हमने 9th में भी पढ़ा कि क्रोमोसोम आपका प्रोटीन प्लस डीएनए कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो जब आप क्रोमोसोम्स को अनवाइंड करते हैं तो आपको मिलते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में आपका डीएनए है प्लस प्रोटीन है। तो पहले हम न्यूक्लियस का डायग्राम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस का डायग्राम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस आपका सेंटरली लोकेटेड है एनिमल सेल में, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है इन केस ऑफ प्लांट सेल। अब आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक दूसरा डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और आप देख सकते हो ये पूरा क्रोमैटिन। तो आपका क्रोमैटिन मींस प्रोटीन प्लस आपका डीएनए, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। तो सेल का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे हमें पता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो वैसे ही आपका जो न्यूक्लियस है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो आपके न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये जो न्यूक्लियर पोर हैं ये हेल्प करते हैं टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, और बाहर से जो प्रोटीन न्यूक्लियस में आने चाहिए उन्हें यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, यहाँ लिखा भी है क्रोमैटिन, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन की जो चेन्स है उन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन। सेंटरली लोकेटेड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और आप देखो यहाँ पे हमेशा न्यूक्लियस के पास आपको क्या दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं और उन पे अटैच्ड राइबोसोम्स। जो हमने स्ट्रक्चर में देखा कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है वहां पे दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं और उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, तो वो एक तरह के बैरियर का काम कर रहा है। आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मींस RER। अब न्यूक्लियर एनवेलप पे आपके माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जिनकी हेल्प से मूवमेंट होता है आपका आरएनए प्रोटीन्स का इन बोथ डायरेक्शन, मींस बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाता है मटेरियल और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। आपका जो भी मटेरियल है, प्रोटीन है, लिपिड है, जनरली आपके हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था, आपके जो प्लांट सेल होते हैं उनके जो सीव ट्यूब सेल्स हैं दे लैक न्यूक्लियस, तो आपके पास ऐसे भी सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता। चैप्टर 6 में भी मैंने आपको बताया था कि जो सीव ट्यूब सेल्स हैं दे लैक न्यूक्लियस, इसीलिए जो उनका फंक्शन है वो रेगुलेट कौन करता है, कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस। और एनिमल सेल में जो आपके एरिथ्रोसाइट्स हैं मींस मैच्योर आरबीसीज हैं, दे आल्सो लैक न्यूक्लियस। जब आरबीसीज बनते हैं इनिशियली तब उनके पास न्यूक्लियस होता है, बट जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपके पास दो ऐसे सेल्स विच लैक न्यूक्लियस आर एरिथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स मैमल्स में, सीव ट्यूब सेल्स इन वैस्कुलर प्लांट्स।
अब आपकी जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एंड ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एंड इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आप लोग 12th में पढ़ोगे कि आरएनए कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो उसमें से जो आरआरएनए है उसका एक्टिव सिंथेसिस होता है आपके न्यूक्लियोलस में। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियोलस होंगे आपके सेल में उतने ज्यादा ही एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे होगा। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.